अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा फ्यू डेज बिफोर हमने स्टडी किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये हमने सारा पढ़ा था। उसमें एट द एंड हमने देखा बेटा कि एक्चुअली जो मोमेंटम होता है ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम वो कांस्टेंट रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो है। यानी अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो देयरफॉर जो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का है ना वो कांस्टेंट रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। या उसी से एक्चुअली एक और पार्ट हमने वहीं से निकाला कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना वो भी कांस्टेंट रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो यानी वो फोर्सेस जो एक्चुअली एक्सर्ट करते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे पे उनको इंटरनल फोर्स कहते हैं। जो अंदर से जो सिस्टम है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं उसका कोई इफेक्ट सेंटर ऑफ मास पे नहीं होता, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पे या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है ना। एक्चुअली इफेक्ट इस मोमेंटम और वेलोसिटी पे तभी पड़ता है जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है ना। यानी इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द सेंटर ऑफ मास यूजुअली is having a constant velocity, that is the center of moves with a constant velocity, moves with uniform velocity along a straight line, जैसे एक फ्री पार्टिकल करता है, ठीक है ना। यहाँ अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो इट वुड रिमेन एट रेस्ट जब टोटल एक्सटर्नल फोर्स उस पर जीरो होगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहता है। तो हमने ये इस्टेब्लिश किया कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जो सिस्टम पे एक्ट हो रहा है वो जीरो है तब अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट एंड इफ द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट वुड कंटिन्यू टू डू सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इट शुड बी क्लियरली, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि जो सिस्टम एज ए होल है वो एक्चुअली अपनी शेप या ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है इंटरनल फोर्स की वजह से, मगर उसका इफेक्ट ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास पे नहीं होता है। यानी बट इट विल हैव नो इफेक्ट, दिस इंटरनल फोर्सेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एस्फेट। यानी ट्रेजेक्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेट वेलोसिटी पे, इन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली को अगर हमने मोमेंटम उसका चेंज करना है, हमने उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, ठीक है ना बेटा, तो देयरफॉर उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट करने हैं। तो वो हमने एक्चुअली ये दिखाया भी आपको, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे जिसमें हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो इधर जिस इनिशियल सिचुएशन में था वही फाइनल सिचुएशन में भी रहा, बिसाइड्स वट एवर मे बी द इंटरनल फोर्सेस। जिसमें पहले हमने पढ़ा था एक रिएक्शन हमने कंसिडर की थी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रेडॉन की, जिसमें रेडॉन एक्चुअली बेटा ब्रेक हुआ था एक न्यूक्लियस एक्चुअली एक अल्फा पार्टिकल में, और जिस रेडियम पार्टिकल था, रेडियम पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ था रेडॉन और अल्फा पार्टिकल में, ठीक है ना। तो जो एक्चुअली रेडॉन जब डिके हुआ तो ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से डिके हुआ, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हम, क्योंकि एक हम कह सकते हैं चूंकि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये डिसइंटीग्रेट होता है, तो देयरफॉर एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इंटरनल फोर्स की वजह से जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो देयरफॉर जो हमारे जो डॉटर न्यूक्लियाई जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई थे वो दिस रेडॉन एंड दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल था, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नेग्लिजिबली हम जीरो कह सकते हैं। सो उसका मतलब है जो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का है वो सेम है बिफोर एंड आफ्टर द डीके। जो डीके से पहले मोमेंटम था वो डीके के बाद भी मोमेंटम, वो डीके के होने के बाद भी मोमेंटम वही होगा, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे रेडॉन अगर हमारा रेस्ट पे है, ठीक है ना, जिस रेडियम न्यूक्लियस हमारा रेस्ट पे है, तो जो प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट न्यूक्लियस दैट इज रेडॉन अल्फा पार्टिकल, ये मूव करते हैं बैक टू बैक एक दूसरे के पीछे, एक उसके बाद दूसरा, सो दैट जो सेंटर ऑफ मास है ना वो रेस्ट में ही रहता है। अब देखो बेटा इस तरह मूव करते हैं ये दो प्रोडक्ट न्यूक्लियस कि जो सेंटर ऑफ मास है ना वो ऑलमोस्ट इनका कहाँ पे रहता है, वो रेस्ट पे ही लाई करता है। या अगर डिकेइंग जिस रेडियम न्यूक्लियस मूव कर रहा है लाइक दिस, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है रेडियम पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में किसी वेलोसिटी के साथ, तब जो प्रोडक्ट जो एक्चुअली होते हैं डीके, जब डीके के बाद जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं जैसे रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं इन सच ए वे दैट सेंटर ऑफ मास कीप्स ऑन मूविंग अलोंग दैट सेम स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द पैरेंट न्यूक्लियस वाज मूविंग।
ठीक है ना। यानी अब पेरेंट न्यूक्लिया अगर इस डायरेक्शन में मूव करा तो ये जो डॉटर न्यूक्लियस है या जो पेरेंट प्रोडक्ट न्यूक्लिया है ये इस डायरेक्शन इस तरह मूव करते हैं सच दैट जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑलमोस्ट इसी सेम स्ट्रेट लाइन में। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना चाहोगे सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आपको निकलेगा। अब यहाँ पे निकालोगे सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे आप थोड़ी दूरी पे निकालोगे सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे आपको निकालेगा। सेंटर ऑफ मास इज एक्चुअली द बैलेंसिंग पॉइंट। अब इन दोनों का बैलेंस कहीं यहीं पे आएगा, आगे जाएंगे तो बैलेंस यहीं पे आएगा। तो इस तरह जो है ना ये फॉलो करता है। अगर आपका रेस्ट पे है पेरेंट न्यूक्लियस तो रेस्ट पे ही सेंटर ऑफ मास ही रहेगा तो डिके होने के बाद। अगर मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो स्ट्रेट लाइन में ही आपको मिलेगा। इस तरह एक और एग्जांपल हमने देखी थी मून एंड सन, दिस अर्थ एंड मून सिस्टम की, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द। तो जो अर्थ एंड मून है ना वो एक्सर्ट करते हैं एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पे, जो एक्चुअली इंटरनल फोर्स है बेटा। तो जो ग्रेविटेशन हम यहाँ पे एक्चुअली फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि यहाँ पे हम इमेजिन भी करते हैं कि जो दोनों अर्थ एंड मून है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास, एक्चुअली जस्ट टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थ एंड मून कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। तो हम कहते हैं कि एक ही कॉमन सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है ना। सच दैट दे ऑलवेज, और ये दोनों ऑलवेज होते हैं अपोजिट टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब चूंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास थोड़ा अर्थ की जानिब ज़्यादा होगा, क्लोज टू द अर्थ होगा। तो पहली अप्रॉक्सीमेशन में हमने कंसिडर किया था जो कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ है ना दिस एट द अर्थ, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम कंसिडर करते हैं कि जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है एट द अर्थ वो इटसेल्फ है, ठीक है ना। अब एक्चुअली हम इसी सेंटर ऑफ मास को हम कहते हैं कि यही सेंटर ऑफ मास इस अर्थ मून सिस्टम का वही रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द इलेप्टिकल ऑर्बिट में। क्योंकि अगर आप देखोगे इस फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल मून है, ये अर्थ है, दोनों सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द है, अर्थ की जानिब ज़्यादा है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर हम किसी भी वक्त निकालेंगे वो यहीं कहीं पे आपको मिलेगा। जैसे मून अर्थ रिवॉल्व करती रहती है सन के इर्द गिर्द, मून भी इर्द गिर्द उसको रिवॉल्व करती है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप उसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो इसी आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट पर मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह बाइनरी स्टार्स की मैंने आपको बात कही थी, वहाँ पे बाइनरी स्टार्स वो स्टार्स होते हैं, दो स्टार्स होते हैं जो एक्चुअली एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सीरियस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सीरियस एक हमारे पास बाइनरी स्टार है जिसमें सीरियस ए एंड सीरियस बी दो बाइनरी स्टार्स हैं जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमते हैं, लाइक दिस। चलो मैं थोड़ा सा, मैंने आपको डायग्राम नहीं बनाई थी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिट में लूँगा सीरियस का, सीरियस ए अगर मैं लूँगा, ये हमारा एक ऑर्बिट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ सीरियस इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज मास ऑफ दिस सीरियस ए, ठीक है ना। और दूसरा कुछ इस तरह मूव करता है, उसका ऑर्बिट जो है ना वो इस तरह मूव करता है, ऑर्बिट लाइक दिस। तो जो सेंटर ऑफ मास है ना वो कहीं पे लाई करता है, ये सेंटर ऑफ मास है। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एम बी लूँगा, सेंटर ऑफ मास ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है ना। तो देर इस तरह मूव करते हैं, ये इनके ऑर्बिट्स है। जो इन दोनों स्टार्स का सेंटर ऑफ मास है ना वो यहाँ पे लाई करता है। तो ये दो स्टार्स एक्चुअली इसी एक सेंटर ऑफ मास के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना। तो सीरियस बीइंग द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सिस्टम हमारे यूनिवर्स में, तो अगर हम एम ए मास लेंगे एक सीरियस ए का, एम बी लेंगे मास सीरियस बी का, R1 R2 इनके दो रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स है फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो इनका RCM वो आपने पढ़ा है, टू पार्टिकल सिस्टम में अगर जब हम निकालते हैं दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वो निकलेगा MAR1 है ना, M1 R1 M2 R2 प्लस MB R2 डिवाइड बाई MA प्लस MB, ये इसका हमें निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है ना वो कोइंसाइड करता है विद द पॉइंट अबाउट विच द टू स्टार्स ऑर्बिट। अब देखो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे कोइंसाइड करता है, तो इसी के इर्द गिर्द ये स्टार्स क्या करते हैं, ऑर्बिट, यानी एज द सेंटर ऑफ मास coincides with the point about which the two stars orbit। तो therefore RCM क्या बनेगा, RCM है ना, यहाँ पे नहीं बन सकता है ना RCM, ये इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं दोनों स्टार्स। तो therefore जो RCM वो जीरो बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे यही पॉइंट है, ये आप ओरिजिन ले सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो। तो RCM क्या बन जाएगा, जीरो। तो जब ये जीरो बन जाएगा तो आपका बन जाएगा MA R1 प्लस MB R2 इज इक्वल जीरो। ये भी MA प्लस MB भी मल्टीप्लाई जीरो को लग जाएगा तो वो भी जीरो बन जाएगा। हमें इक्वेशन मिलेगी MA बाई MB विल बी इक्वल टू माइनस R2 बाई R1, यानी सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ईजी है। अब जो दो बाइनरी सिस्टम्स है ना, द टू स्टार्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ईच अदर, ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों स्टार्स इस तरह घूमते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, एक दूसरे अगर आप देखोगे अपोजिट साइड पे हैं, तो देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे पे अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है ना। हेंस इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, जीरो। तो देयरफॉर ये जो फोर्स है एक दूसरे पे एक्ट कर रही है इंटरनल फोर्स है।
हाँ, पाथ इन दिस पाथ ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास ये डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस अदर जो सेलेशियल बॉडीज इसके इर्द गिर्द होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो देयरफॉर दिस सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये दोनों इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इस तरह मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताई थी इस पटाखों की, प्रोजेक्टाइल की मैंने बताया था, यानी जब हम पटाखे फेंकते हैं तो आमतौर पर प्रोजेक्टाइल की जो डायरेक्शन ये होती है, पाथ होती है, वो पैराबोलिक पाथ होती है। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास कंसिस्टेंटली वही पैराबोलिक पाथ, यानी पटाखा जब हमने फेंका हवा में तो वो प्रोजेक्टाइल बनेगा, तो जब वो पटाखा वो फूट जाएगा तो देयरफॉर जो सेंटर ऑफ मास है वो वही इनिशियल पाथ फॉलो करेगी। क्योंकि अगर आप इन पटाख यानी ये अलग अलग पाथ, हालांकि ये भी अलग अलग जो हिस्से बन गए इसके, फायर क्रैकर के हिस्से बन गए जो ऊपर जाके फट गया, तो वो भी अपनी अपनी पाथ लेंगे, वो भी पैराबोलिक पाथ होंगे। लेकिन अगर इन सारों को आप कहीं पे भी बेटा सेंटर ऑफ मास निकलेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास आपको जब निकलेगा वो पैराबोलिक वैसे ही पैराबोलिक पाथ में होगा। द शोइंग दैट कि पटाखा तो इंटरनल फोर्स की वजह से फटा, तो देयरफॉर वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स था नहीं, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट रही, उससे आपने देखा कि पाथ भी कांस्टेंट रहा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंटरनल फोर्स है ना एक्सप्लोजन के दौरान वो चेंज नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल पैराबोलिक पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो देयरफॉर दिस वाज दिस कंजर्वेशन एंड दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द कंजर्वेशन एंड एग्जांपल। थोड़ा सा मैंने आपको रिपीट किया क्योंकि बहुत दिनों के बाद लेक्चर हमने पढ़ा। नाउ विल गो मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना, इसको टिल्ट करूँगा तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने देखनी है जिसमें हम पहले एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। पढ़ा है आपने काइनेमेटिक्स में, थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया है, एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और रिलेशन क्या बनाता है ये लीनियर वेलोसिटी के साथ, वो भी हम देखेंगे। अभी हमको पता है बेटा जो इन ए प्योर रोटेशन एक रिजिड बॉडी की होती है एक फिक्स्ड एक्सिस के इर्द गिर्द, हर एक पार्टिकल बॉडी का मूव करता है इन सर्कल, ये मैंने आपको बताया। यानी कि एक इन प्योर रोटेशनल मोशन, जब एक बॉडी प्योरली रोटेट करती है एक एक्सिस के इर्द गिर्द, तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल है ना वो इसी एक्सिस के इर्द गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं, और वो लाई करते हैं किसमें, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यानी दिस पार्टिकल्स विल लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस अराउंड विच दे आर मूविंग, एंड जो उनका सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है, उसी एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये थोड़ा सा मैं बॉडी को इस तरह बनाऊंगा, मुझे बॉडी किसी भी तरीके से आप बना वो नहीं है, हमें पार्टिकलों से वास्ता है। ठीक है ना बेटा, एक पार्टिकल मैं लूँगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है ना, एक पॉइंट पी में लूँगा, चलो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, साथ साथ इसका सेंटर पे ये कुछ बनाएगा, लेट मी टेक इट एज डेल्टा थीटा डैश। ठीक है ना, जेड एक्सिस के इर्द गिर्द में इसको घुमाऊंगा। ठीक है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेक प्योर रोटेशनल मोशन, यानी कि जब एक बॉडी रोटेट करती है तो वो रोटेट करेगी एक एक्सिस के इर्द गिर्द। यहाँ पे हम रिजिड बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं, तो वी नो दैट इन ए प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, हर एक पार्टिकल इस बॉडी का मूव करेगा इन ए कंसेंट्रिक सर्कल। लाइक मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, वो एक सर्कल में मूव करेगी इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, एंड इस पार्टिकल का सेंटर कहाँ पे लाई करता है, यानी जिस सर्कल में वो मूव करेगा उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है ऑन दिस एक्सिस। ठीक है ना। अब यहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, हमने एक रिजिड बॉडी ली, एक्स वाई प्लेन में है, फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन में हमने लिया, ये वाई होगा, एक एक्स प्लेन वाई प्लेन में होगा, और रोटेट ही करती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है। अब एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जांपल एट पॉइंट पी, ये डिस्क्राइब करता है एक सर्कल फॉर एग्जांपल विद सेंटर सी लाइंग ऑन दिस एक्सिस, फॉर एग्जांपल इस एक्सिस जेड एक्सिस पे लाई करता है इसका सेंटर। ठीक है ना, सी सेंटर इसका है, तो देयरफॉर इसी तरह रेडियस ऑफ लो आर, ठीक है ना, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर विच इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्सिस। इस एक्सिस से जो आर नहीं परपेंडिकुलर है वो इसलिए दिखाई देता है। ठीक है ना। अब जो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे होगी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर दैट्स वी पार्टिकल की,
ये हम दिखाएंगे यहाँ पॉइंट पी पे एट द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे होगी, पार्टिकल यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव करोगे, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यानी आमतौर पर जब भी सर्कल पे आपने लीनियर वेलोसिटी निकालनी है कहीं पे, तो हम वहाँ पे हम टेंजेंट डाल देते हैं। तो किसी छोटे से टाइम इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल इन सम स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, पार्टिकल पॉइंट पी डैश पे पहुंच जाता है। तो लेकिन जब ये पी डैश पे इस सर्कल पे पहुंच जाता है तो ये कुछ एंगल बनाता है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने एंगल बनाया है, एंगल पी सी पी डैश, ये मैंने डेल्टा थीटा के बराबर लिया। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल उसने ट्रेवर्स किया ना, इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट हियर रिप्रेजेंट्स एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यही ये दिस एंगुलर वेलोसिटी अब यहीं से हमें निकलेगी। जो एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा, दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी किस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कंसिस्टेंटली ट्रेवल करता जा रहा है, तो वही हमको एंगुलर वेलोसिटी देगा। इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी और ऑफ ए पार्टिकल is defined as the ratio of angular displacement of body or the particle to that of the time interval during which the displacement occurs। यानी कि रेशो हमें एंगुलर, जिस तरह वेलोसिटी कहते हो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्वाइट सिंपली हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए particle is the time rate of change of its angular displacement, ठीक है ना। किस तरह एक्चुअली टाइम के साथ साथ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा सिंपली वो एंगल जो है किसी स्मॉल टाइम में ट्रेवल करेगा। फॉर एग्जांपल किसी टाइम पे पॉइंट पी पे था, तो किसी और टाइम पे एक छोटे से टाइम इंटरवल के बाद पी डैश पे पहुंच गया, तो जो एंगल उसने सेंटर पे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो एंगल उसने क्रिएट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसी ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ किस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता चला जाएगा, उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो therefore when a rigid body usually rotates about a given axis, then each particle of the body moves in a circle. The circle lies in a plane perpendicular to the axis of rotation and the axis of rotation pass through the center of circle, ठीक है ना। यहाँ पे हमने वही कहा मैंने आपको, हमने एक पार्टिकल बाद में लिया बॉडी का, जिसकी फॉर एग्जांपल विच इज लाइंग एट द पॉइंट पी, जो एक सर्कल जो यहाँ पे ट्रेवर्स करेगा जिसका सेंटर सी पॉइंट पे लाई करता है। तो छोटे से टाइम इंटरवल में ये कुछ डिस्प्लेसमेंट, छोटे से टाइम इंटरवल में ये पी से बी डैश तक चला गया, जिसकी वजह से उसने कुछ एंगल डेल्टा थीटा सेंटर पे जनरेट किया, ठीक है ना। जिस डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया किसी टाइम टी पे, तो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह हमने लिया, वो है डेल्टा थीटा, और टाइम टेकन कितना, टाइम कितना लगा इसको, वो डेल्टा टी इसको लगा, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा अगर डेल्टा टी यहाँ पे, अब छोटा सा टाइम इंटरवल हमने लिया, अगर हम कहेंगे कि ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कम है, यानी इफ डेल्टा टी टेंडर्स टू जीरो, तब ये जो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इट विल अप्रोच ए लिमिट, ठीक है ना, विच इज द जब ये लिमिट को पहुंच जाएगा तो आपको पता है, तो वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा विल बी कन्वर्टेड इनटू डी, देन इट विल बिकम डी थीटा बाय डी टी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, ठीक है ना। एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, the ratio delta theta by delta t approaches a limit which is the instantaneous angular velocity, ठीक है ना। बेटा हम इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो आपको पता है एवरेज को जब टेंड हम करते हैं, टाइम इंटरवल जीरो को टेंड करवाते हैं, तो वो फिर इंस्टेंटेनियस बन जाता है। दैट्स लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट्स इक्विवेलेंट टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है ना। अब ये हो गया इसका। रिमेंबर एंगुलर वेलोसिटी जो है ना बेटा, ये ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्विवेलेंट डी थीटा बाई डी टी, this gives us angular velocity।
दैट्स एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर वेलोसिटी इज बेटा a rate of change of angular displacement. That's omega is equivalent to d theta. But what is d theta? That is this angular displacement. This is change in angular displacement. So omega is the rate of change of d theta. Angular velocity is rate of change of angular displacement. ठीक है ना. तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? यूनिट सिंपली ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं रेडियन पर सेकंड. ठीक है ना. क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसका जो रेडियन बन जाता है और टाइम का बन जाएगा पर सेकंड. तो देयरफॉर इट विल बी मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड. ठीक है ना. डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगी? अब एम मास तो है नहीं इसमें, लेंथ तो है नहीं इसमें, टाइम इंटरवल है पर सेकंड. चूँकि एंगल का कुछ यहाँ डायमेंशन नहीं होता है तो टाइम का होगा t⁻⁻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 ⁻
बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़, ये एक्शल वेक्टर है, रिमेंबर है, चूँकि अलॉन्ग द एक्सिस इसकी डायरेक्शन होती है, तो देयरफॉर इसको हम एक्शल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक बॉडी रोटेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, यानी इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तब एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर बॉडी रोटेट करते हैं डिक्रीजिंग थीटा, दैट्स क्लॉकवाइज, देन एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह भी हम कह सकते हैं, या मैं आपको कहूँगा, या आप ये भी याद रखिए फॉर द रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ना, वो लाई करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट्स आउट इन द डायरेक्शन इन विच द टिप ऑफ राइट हैंड स्क्रू वुड एडवांस। यानी अगर हम एक राइट हैंड स्क्रू, जैसे मैंने कहा राइट हैंड स्क्रू से हम इसको निकालते हैं कि एडवांसमेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल कहीं पे हमने राइट हैंड स्क्रू लगाया, फॉर एग्जांपल किस डायरेक्शन में, यानी अलोंग दिस एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस डायरेक्शन में हमने राइट हैंड स्क्रू लगाया, फिर उसको घुमाना है, ठीक है ना। फिर देखना जो टिप एंड राइट हैंड स्क्रू का है ना, वो जिस डायरेक्शन में एडवांस करेगा दैट विल गिव अस द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इसी तरह आप जनरल में याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल ये देखो सर्कल में रोटेट हो रही है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसमें बेटा जब फॉर एंटी क्लॉक जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से जा रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना, एंड दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, तो देयरफॉर इट इज टेकन एज, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। लेकिन जिस वक्त क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, अब जिस वक्त क्लॉकवाइज रोटेशन होगी बेटा लाइक दिस, क्लॉकवाइज रोटेशन जिस वक्त होगी तो उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड्स एंड विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये बाकी हम बना सकते हैं, इधर ये हमारा पी पार्टिकल है, ये कुछ एंगल यहाँ पे ट्रेवल करता है डेल्टा थीटा, इस तरह हमारा पी है, इस वक्त इस जानिब एंगल ट्रेवल करेगा, ये डेल्टा थीटा है पी डैश की तरफ, तो उस वक्त नीचे की जानिब को ये नेगेटिव होगा। वही मैंने आपको कहा एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव भी है अगर बॉडी रोटेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, अभी इंक्रीज इसमें थीटा होता है, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की पॉजिटिव होती है, और जब बॉडी रोटेट करेगी इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग थीटा दैट एंगुलर वेलोसिटी हम देते हैं नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसकी रिलेशन क्या बनेगी, यहीं से हम देख सकते हैं, इस डायग्राम से, अभी वाली डायग्राम से हम देख सकते हैं जो रिलेशन होगी। हम फिर से रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की रिलेशन हम देखेंगे। बेटा हमने लिया है, हमने रिजिड बॉडी यहाँ पे कंसिडर की है, जो एक्चुअली एक एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है ना, विथ सच दैट जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव करेंगे इन सर्कल्स, इन द सर्कल्स कंसंट्रिक सर्कल्स अराउंड दिस एक्सिस, सच दैट उन पार्टिकल्स का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, एट द सेंटर ऑफ दिस एक्सिस, ठीक है ना। जिस तरह हमने यहाँ पे लिया एक पार्टिकल पॉइंट पी जो रोटेट करता है सर्कल में, ठीक है ना, चूंकि रिजिड बॉडी के ये मैंने एक पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का यही कंसंट्रिक सर्कल्स में मूव करेगा इस एक्सिस के इर्द गिर्द, और उन सर्कल्स का सेंटर इसी एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम बाद में हमने देखा एक छोटे से टाइम इंटरवल में हमने देखा, फॉर एग्जांपल फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल हमने देखा कि पार्टिकल पी से लेके पी डैश तक है और उसने कुछ एंगल यहाँ पे डेल्टा थीटा ट्रेवल किया था, ये हमने वहीं पे छोटा सा हमने वहाँ पे किया था। अब बाय डेफिनेशन हमको पता है ओमेगा किसके बराबर है, नाउ एज
वी नो, ये आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हो ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये हेडिंग आप खुद बना सकते हो, क्वाइट सिंपल है। नाउ एज वी नो ओमेगा किसके बराबर है बेटा, ओमेगा इज इक्वलेंट डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ये आपने अभी भी ये देखा, पीछे आपने देखा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज सिंपली इक्वलेंट टू यहाँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर टाइम दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा थीटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। ऑल्सो अब यहाँ से मुझे बताओ, ये जो एंगल है ना, एंगल किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है ना। यहाँ पे पी पी डैश आर्क है, पी पी डैश आर्क है, डिवाइड बाई रेडियस क्या लिया है हमने, रेडियस हमने आर लिया है, दैट इज सी पी। एंगल इसी के बराबर होता है आर्क बाई रेडियस। ऑल्सो देयरफॉर जो एंगल होगा दैट इज एंगल क्या हमने, डेल्टा थीटा दैट्स इक्विवेलेंट आर्क पी पी डैश, इसको मैं ऊपर से बनाऊंगा तभी आपको लगेगा आर्क डिवाइड बाई सी पी। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये होता है एंगल इज इक्वलेंट आर्क पी पी डैश डिवाइड बाई रेडियस, दैट्स हो गया सी पी डिवाइड बाई आर, ठीक है ना, दैट इज इक्वलेंट। अब ये बताओ बेटा, ये जो है एक्चुअली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आर हम लेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर आर होगा, ये R1 होगा, तो देयरफॉर व्हाट विल बी दिस पोजीशन वेक्टर, ऑब्वियसली इट विल बी रिप्रेजेंट बाय डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स एज अ डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम P टू P डैश। आमतौर पर अगर आपको, जब आपने वेक्टर एनालिसिस में देखा था, ये पोजीशन वेक्टर्स है जो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट और P डैश पे। अब मैं अगर आपको कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हो, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू P डैश, दैट्स आर, दैट इफ दिस इज R, दिस इज R1, देन व्हाट इज दिस विल बी डेल्टा आर। ये आपने पढ़ा है एज, तो देयरफॉर पी पी डैश विल बी टेकन एज डेल्टा आर डिवाइड बाई सी पी, ऑलरेडी आपको पता है वो आर है, ठीक है ना, बेटर टू राइट वेक्टर ओवर इट। तो ये हमें इस, तो देयरफॉर ये हमें डेल्टा थीटा निकला, देयरफॉर ये इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा थीटा को अपना वैल्यू दो, ये आपको ओमेगा इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वलेंट टू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर, ठीक है ना। अरेंज करेंगे इसको, ओमेगा इंटू आर, ये आर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, डेल्टा टी इसको डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड रो बेटर, मैग्नीट्यूड बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ दिस इज डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अब आपको पता है डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, वो तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब डेल्टा यहाँ पे, अगर वी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है एट टाइम टी, तब लिमिट की बात अगर हम करेंगे, यानी इफ v इज इंस्टेंट velocity of the particle at time t, then v किसके बराबर होगा, दैट इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, है ना। ऑब्वियसली हमारा जो वेलोसिटी है ना, चूंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर से रिप्रेजेंट हुआ है, तो देयरफॉर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट विल बी सिंपली डेल्टा टी विल बी अप्रोच जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दैट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू डेल्टा आर, वो हो गया दिस लिमिट डेल्टा आर बाई डेल्टा टी किसके बराबर है, दैट्स इक्विवेलेंट टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो इंटू ओमेगा आर। ये हम सिंपली कह सकते हैं चूंकि v इज इक्वलेंट ओमेगा इंटू आर, v किसके बराबर है, चूंकि ये v है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं v है, दैट्स इक्वलेंट टू v, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सा डिस्प्ले, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे r रिप्रेजेंट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स v इज इक्वलेंट टू ओमेगा आर, सो देयरफॉर v इज इक्वलेंट टू ओमेगा आर। वेक्टर नोटेशन में जब हम इसको लेंगे, दैट्स v इज इक्वलेंट ओमेगा क्रॉस r, दिस इज रिलेशन बिटवीन दिस लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब वो पार्टिकल्स जो एक्सीज पे लाई करते हैं, ठीक है ना, फॉर पार्टिकल्स ऑन द एक्सीज, आर क्या है बेटा, जीरो है ना, v इज इक्वलेंट ओमेगा आर जीरो बन जाएगा। तो 10 पार्टिकल जो एक्सीज, पार्टिकल्स ऑन द एक्सीज वो स्टेशनरी होता है, दिस वेरीफाइज दैट एक्सीज फिक्सड होती है, ठीक है ना। फॉर पार्टिकल्स ऑन एक्सिस r is equivalent to 0, thus showing us v is equivalent omega cross r is equivalent to 0, thus showing us that particle जो एक्सीज पे लाई करते हैं तो वो स्टेशनरी होते हैं, जस्ट उससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि वो एक्सीज जो होते हैं ना वो फिक्सड होती है, ठीक है ना। फर्दर जो एज बॉडी, रिजिड बॉडी यहाँ पे, तो जो भी पार्टिकल्स है ना बॉडी के,
all the particles of the body they complete one revolution about a given axis together. वो एक साथ इस एक्सिस के इर्द गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं. चूंकि रिजिड बॉडी या पार्टिकल्स फिक्स्ड है, अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, तो एक साथ वो इस एक्सिस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रोटेशन कंप्लीट करते हैं. तो इन द सेम टाइम में देयरफॉर जो टाइम पीरियड टी है ना पार्टिकल्स का वो सेम रहता है. तो इनका टाइम पीरियड कहीं भी पार्टिकल हो टाइम पीरियड सेम रहता है उनका. तो देयरफॉर ओमेगा दैट्स इक्वल टू पाई बाई टी फॉर ऑल पार्टिकल्स इज द सेम. यहाँ पे जो हमारा ओमेगा दैट्स इक्वल टू पाई बाई टी रिप्रेजेंट जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये हमें ये बताता है कि एंगुलर जो रोटेशनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होती है हर एक पार्टिकल की रिजिड बॉडी में सेम होती है. चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे हो, उनकी वेलोसिटी सेम होती है. चाहे कितना भी दूर हो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, क्योंकि ये सेम टाइम लेते हैं इस एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर काटने में. लेकिन उनकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है. हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा. अब ये जो पार्टिकल यहाँ पे होगा उसका आर ज़्यादा होगा, इसका आर कम होगा, तो देयरफॉर लीनियर वेलोसिटी उसकी डिफरेंट होती है. ठीक है ना. तो जिस तरह हम कहते हैं जस्ट एज एन प्योर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने देखा तमाम पार्टिकल जो बॉडी के होते हैं ना उनकी सेम लीनियर वेलोसिटी होती है किसी भी टाइम इंटरवल पे. इसी तरह प्योर रोटेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, उनको सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है किसी भी इंस्टेंट पे. ये आपने याद रखना है. तो ये इक्वेशन हमें यही बताता है कि जो v है ना बेटा डिपेंड्स अपॉन r, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दस नो डाउट हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी तमाम पार्टिकल्स की रिजिड बॉडी में सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल्स की जो डिफरेंट डिस्टेंसेस पे लाई करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन वो डिफरेंट होती है. ठीक है ना. अब हमें पता भी चला कि रोटेशनल एक्सिस जो है ना वो फिक्सड है, तो देयरफॉर जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ साथ. हाँ, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है चेंज इंस्टेंट से फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है जब रोटेशन नॉन यूनिफॉर्म किस्म की होती है. तो इससे आपको यह चीज़, इस रिलेशन से आपको ज़रूरी ये चीज़ याद रखना है कि रिजिड बॉडी जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम होती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती है. ठीक है ना. ये इतना इसमें याद रखना है. एक और चीज़ अब हम इसमें देखेंगे दैट्स एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन अब इसी से आएगा. एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी क्या होगा, जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. दैट्स इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है ना बेटा. इसको रिप्रेजेंट ग्रीक वर्ड अल्फा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है ना बेटा. सिंपल है. दैट इज द एवरेज, हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं. दैट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू दैट ऑफ द टाइम इंटरवल. ठीक है ना. एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होगी, फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर बॉडी के पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, फाइनली ओमेगा 2 थी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सिंपली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1, दैट्स टाइम डेल्टा t, दैट्स इक्विवेलेंट टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t. So therefore this gives us this alpha is equivalent delta omega by delta t gives us angular acceleration. अब ये तो एवरेज की बात हुई थी. अब इंस्टेंटेनियस की अगर बात होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट्स ओमेगा इज इक्विवेलेंट लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दैट्स इक्विवेलेंट डी ओमेगा बाय डी टी, दैट्स अल्फा इज इक्विवेलेंट डी ओमेगा बाय डी टी. ठीक है ना. ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगी हमारी. अल्फा किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स अस एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा, m0 L0 t रेज पावर -2. ठीक है ना. और एंगुलर एक्सेलरेशन जी भी है ना बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होगी, once again it will be actual vector quantity because it is moving along the axis. अब रिलेशन, अगर रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन दैट्स रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में अगर हम रिलेशन देखेंगे, हमको पता है, अभी आपने देखा क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, v इज इक्वलेंट आर ओमेगा, v इज इक्वलेंट ओमेगा आर. अब इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा dv बाई dt इज इक्वलेंट d बाई dt ऑफ ओमेगा आर. ठीक है ना. यहाँ दैट इज इक्वलेंट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन a दैट्स इक्वलेंट आर को आप पहले इसी तरह बाहर ही रखो तो ये बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट्स अल्फा, दैट्स a इज इक्वलेंट आर अल्फा.
ठीक है ना। ये आपकी रिलेशन हुई लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर्म में आप देखोगे दैट्स ए इज इक्वल टू अल्फा भी हम लिख सकते हैं पहले इनटू आर, ये वेक्टर फॉर्म में इसकी रिलेशन होगी, ठीक है ना। दैट्स लीनियर एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस, दैट गिव्स अस द रिलेशन।